गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, रेगुलर क्लास आपकी चल रही है। अभी जीएस में विज्ञान वाला पोर्शन आपको पढ़ाया जा रहा है और शुरुआत से ही बिल्कुल आप कह सकते हैं जीरो लेवल से कोशिका मैंने स्टार्ट किया था। उसमें कल दूसरी क्लास थी और आज जो कोशिका का बचा हुआ पोर्शन है वो हम करवा देंगे। जितने भी लोग लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं, होमगार्ड का फॉर्म डाले हैं, बड़ी मेहनत से जुट जाइए। देखिए, होमगार्ड की एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है, ये भी याद रखिए। आपके पास में 4 महीने का समय है अब देखा जाए मोटे तौर पर। तो होमगार्ड में 100 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, जीएस है। जितने भी लोग होमगार्ड बनना चाहते हैं ध्यान रखिए, है ना, उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कोई जॉब नहीं है, लेकिन कोई जॉब छोटी नहीं होती है। कम से कम आप सिक्योर हो जाएंगे। 30-32 हजार रुपये मंथली आपको सैलरी मिलती रहेगी। अपने जिले में रहेंगे, जरूरत पड़ी अपने थाने पर भी करवा लेंगे अपनी पोस्टिंग। घर के घर रहेंगे और रोजगार मिला रहेगा और आगे प्रमोशन के भी चांस रहेंगे। साथ में आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो किसी भी नौकरी को छोटा मत समझिए, एकदम जी जान से लगे रहिए और ये विश्वास करिए अगर रेगुलर आप हमसे पढ़ते रहेंगे तो फिर आपका जीएस जो है वो कवर जरूर हो जाएगा। क्योंकि अभी 4-5 महीने हैं, 4-5 महीने में आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, है ना, यूपी स्पेशल, इतना ही पढ़ना है। और इतना ही पढ़ना है आपको वास्तव में लेखपाल में। लेखपाल में बस क्या करना है कि आपको पर्यावरण और परिस्थितिकी अलग से पढ़ लेना। डीआई लगभग लगभग सबको आता है और बड़ा इजी होता है करना, कर ले जाएंगे। हिंदी पढ़ लीजिए, यही आपका घूम फिर करके सिलेबस है। बस रोज बता रहा हूं कि ये सोचते रहिए कि ये जो वैकेंसी है हमारे लिए और हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। यही सोचते रहेंगे तभी हो जाएगा। मेहनत भी करना है, बिना मेहनत को तो कुछ नहीं होना है ना। तो सेल चैप्टर जो हम आपको पढ़ा रहे थे, सेल चैप्टर जो हम आपको पढ़ा रहे थे, उसी में क्या करेंगे कि आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। देखिए, कल मैंने आपको राइबोसोम तक बता दिया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, अगर वो देखेंगे, है ना, अगर मान लीजिए आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। तो कल मैंने राइबोसोम तक करवा दिया था और एक हेडिंग डलवा दिया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हेडिंग डलवा दिए थे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदेव्ययी जालिका। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अंतः प्रदेव्ययी जालिका। ध्यान रखिएगा, इसकी खोज किया था के आर पोर्टर ने। खोज किसने किया तो क्या बताएंगे? के आर के आर पोर्टर ने। खोज किसने किया तो क्या बताएंगे? के आर पोर्टर ने किया था। देखिए, सेल ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं तो सेल ऑर्गन्स में अक्सर आपसे क्या पूछ लिया जाता है? खोज, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया तो आप क्या बताएंगे? के आर पोर्टर ने किया। किसने किया भैया? के आर पोर्टर ने किया। ध्यान दीजिएगा, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। इसे क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। किसे कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को।
जैसे हमारे शरीर में जो हमारी हड्डियां होती हैं उन्हीं से मिलकर क्या बना है, कंकाल तंत्र। और हमारे शरीर को मजबूती, ढांचा और आकार प्रदान करने का कार्य कौन करता है, हमारा कंकाल तंत्र या हमारी हड्डियां। उसी प्रकार से कोशिका को मजबूती, ढांचा और आकार प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो क्या बताएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। अगली हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अगली हेडिंग बना लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगली हेडिंग क्या बना लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्या हेडिंग बना लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे, कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किया और सिद्धांत दिया सी वेंडा ने। किसने दिया, सी वेंडा ने। खोज किया कोलिकर ने और सिद्धांत किसने दिया, सी वेंडा ने दिया था। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर। इसे क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। जैसे आप पढ़ेंगे कि डीएनए कहां मिलता है, तो आपको बताया जाएगा कि केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। लेकिन केंद्रक के अलावा कोशिका के और किस अंग में डीएनए पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगली बात याद रखिएगा, इसमें क्रिस्टी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी भी पाए जाते हैं। क्रिस्टी आप देखेंगे इस तरह से संरचनाएं जो होती हैं, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है, इन्हीं को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, है ना। तो 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे लेखपाल के लिए, होमगार्ड के लिए, यूपीएसआई के लिए। 2 ही 3 पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया से महत्वपूर्ण है, सीटेट में भी, कि इसमें डीएनए भी पाया जाता है, साथ में इसकी खोज किसने किया, कोलिकर ने, सिद्धांत किसने दिया, सीवेंडम ने। और इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें क्रिस्टी भी पाए जाते हैं। क्लियर है ना। 2 सेल ऑर्गन्स हो गए हैं, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या हो गया, तो क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या हो गया, तो क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। दो सेल ऑर्गन्स हो गए हैं, एक हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा बना लीजिएगा आप लोग, लाइसोसोम। अगली हेडिंग बना लीजिएगा, लाइसोसोम, है ना। क्या हेडिंग बना लेंगे, लाइसोसोम। इसकी खोज किया डी डुबे ने। खोज किसने किया, डी डुबे ने। और इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। एक ही एक 2-2 पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, कोलिकर ने। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहां मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। या मान लीजिए आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब करवा चुके हैं। अगली एक हेडिंग बना लीजिएगा। अगली हेडिंग, गोल्जी काय। गोल्जी काय, या इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। इसकी खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। इसकी खोज किया कैमिलो गोल्जी ने, और इसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी को, है ना। अब एक इसको भी याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया? तो क्या बताएंगे? कैमिलो गोल्जी ने किया, याद भी रहेगा। गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी, है ना। कहां से याद रखेंगे? गोल्जी, है ना। दूसरा, अगली हेडिंग बना लीजिएगा। अगली हेडिंग रिक्तिका। अगली हेडिंग रिक्तिका। रिक्तिका, या इसी को रसधानी भी कहते हैं, या इसी को वैक्यूल भी कहते हैं। और इसमें एक द्रव भरा होता है एंथोसाइनिन। कौन सा द्रव भरा होता है? एंथोसाइनिन। और इसी के कारण फूलों और फलों का रंग भिन्न भिन्न होता है। इसी के कारण क्या होता है? फूलों और फलों का रंग भिन्न भिन्न होता है। क्लियर है ना। ये सेल ऑर्गन्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, है ना। और इनको पढ़ते जाइएगा और नोट कर लीजिएगा, है ना। बस आपका क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछा जाता है, न्यूक्लियस। अगली हेडिंग बना लीजिएगा, न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस, इसी को क्या कहते हैं? केंद्रक भी कहते हैं। हिंदी में केंद्रक, अंग्रेजी में न्यूक्लियस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपके शरीर की सारी कंट्रोलिंग व्यवस्था किसके पास में है, तो आप क्या बताएंगे? ब्रेन के पास में। जैसे आपके शरीर की सारी कंट्रोलिंग व्यवस्था आपके ब्रेन के पास में है, समझ रहे ना। पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा? ब्रेन, मस्तिष्क। वैसे ही पूरी कोशिका की कंट्रोलिंग व्यवस्था, यानी पूरी व्यवस्था नियंत्रित कौन करता है कोशिका की? तो क्या बताएंगे? न्यूक्लियस। इसीलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण कक्ष। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। और इस केंद्रक की खोज, जैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और केंद्रक की खोज किसने किया? तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसी केंद्रक के अंदर भैया क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। इसी केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र की अंग्रेजी क्या होती है? क्रोमोसोम। इसी केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ह्यूमन बॉडी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताएंगे? 46। कितनी होती है? 46। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स, या इन्हीं को क्या कहते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा,
मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े, है ना, या 46। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि गुणसूत्र की खोज किसने किया। तो गुणसूत्र की खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने। खोज किसने किया तो क्या बताएंगे? स्ट्रासबर्गर ने। और गुणसूत्र नाम किसने दिया? नाम दिया था वाल्डेयर ने। याद रखिएगा, नाम दिया वाल्डेयर ने और खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने। याद करना भी भैया बड़ा आसान है। कैसे आसान है जरा देखिए। गुण, है ना, गुण किसके गुण? बर्गर के गुण, है ना। गुण किसके गुण? बर्गर के गुण। यहां पर क्या याद रखेंगे? बर्गर, है ना, बर्गर के गुण। मतलब गुणसूत्र की खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने। और नाम किसने दिया था तो क्या बताएंगे? वाल्डेयर ने। नाम दिया वाल्डेयर ने और खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़े। क्लियर है ना। अब इन 23 जोड़ों को अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे होते हैं जरा देखिएगा। ये 46 या 23 जोड़े कैसे होते हैं, है ना, 23 जोड़े कैसे होते हैं। इसमें से जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े, 22 जोड़े ये कैसे होते हैं? पुरुष और महिला में समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं, मतलब ऑटोसोम होते हैं। कैसे होते हैं? समान। और बचा क्या भैया? 23वां जोड़ा। बचा क्या? 23वां जोड़ा। कौन सा बचा? 23वां जोड़ा। ये जो 23वां जोड़ा होता है ये पुरुष और महिला में क्या होता है? अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग, मतलब हेट्रोसोम होता है। ये पुरुष में अलग और महिला में अलग। बाकी 22 जोड़े दोनों में समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 22 जोड़े पुरुष और महिला दोनों में समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23वां जोड़ा क्या होता है? असमान होता है ना। अब देखिए क्या असमान है ना, कैसे है जरा देखते हैं इसको। देखिए इसमें जो अलग अलग है तो दो चीजें हो जाएंगी। एक क्या हो जाएगा? मेल, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा? फीमेल, है ना। मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से हैं तो क्या बताएंगे? मेल में एक्स और वाई। और फीमेल में कौन से होते हैं? एक्स और एक्स। देख रहे हैं ना, मेल और फीमेल में अलग अलग हैं। मैंने बताया 23वां जोड़ा वास्तव में वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में क्या है? पुरुष में एक्स और वाई, महिला में क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहां से x और x पहुंचा, x और x पहुंचा तो यहां पर क्या बनेगा भैया? यहां पर क्या बनेगा? x और x। अब x x बनने का मतलब क्या हो जाएगा? फीमेल, फीमेल, या इसी को क्या कह सकते हैं? लड़की। x और x पहुंचा तो क्या बना? x x यानी फीमेल, लड़की। और अगर मान लीजिए x और y पहुंच गया, y और x, यहां पर x और y, तो ये क्या हो जाएगा? मेल। और मेल का मतलब क्या हो जाएगा? लड़का। क्लियर रहिएगा। तो इससे साबित क्या होता है कि संतान के रूप में जन्म लड़के का होगा या लड़की का, किस पर निर्भर करता है? पुरुष पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, संतान के रूप में जन्म लड़के का होगा या लड़की का होगा, वो पुरुष पर निर्भर करता है। महिला से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महिलाओं में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम है, एक तो पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई होगी, यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसी गुणसूत्र के में एक चीज और आपको बता देते हैं, यहां तक समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, है ना। इसी गुणसूत्र में, जो गुणसूत्र आप पढ़ रहे हैं, इसी गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। जो गुणसूत्र होता है उसी में क्या पाया जाता है? डीएनए।
और डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल पूछा जाता है। होमगार्ड वाले, एसआई वाले, लेखपाल वाले ध्यान रखें, है ना, कहीं गलत मत करिएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलीय मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। और खास बात क्या होती भैया, समझते जाइए अगर आप अपने शरीर की संरचना समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि भगवान ने किस तरह से कितना जटिल बॉडी बनाई है आपकी। आप देख रहे हैं ना, अभी मैंने सिद्ध किया है कि संतान के रूप में लड़के का जन्म होगा या लड़की का, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पुरुष। और आपने देखा होगा सदियों से, है ना, अगर मान लीजिए आज वर्तमान समय की तो बात अलग है ना, आप देखेंगे जो लैंगिक असमानता है वो कम हो गई है। इतना ज्यादा लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। लगभग लोग लड़के को और लड़की को बराबर मान रहे हैं। लेकिन अगर आज के 100 साल पहले अगर आप जाएंगे, तो वहां पर अगर लड़की का जन्म होता जा रहा है लगातार, पहले 5 लड़कियां हो गई, 6 लड़कियां हो गई, है ना, तो उस महिला को बहुत ज्यादा कोसा जाता था, हमेशा उसी का दोष दिया जाता था कि इनके लड़के नहीं हो रहे हैं। जबकि कोसना किसे चाहिए था? पुरुष को, क्योंकि जिम्मे बायोलॉजी के हिसाब से तो जिम्मेदारी उसकी। लेकिन कोसा किसको जाता था? दुर्भाग्यशाली किसे बता दिया जाता था? उस महिला को, है ना। आप सिर्फ पढ़ते जाइए और समझिए, ये तो सत्य है कि एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको नौकरी दिलाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर एक बार पढ़ेंगे समझेंगे तो विज्ञान बहुत जरूरी भी है। आप देख रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। जब आपका बेसिक तैयार होगा तभी आपका दिमाग आगे काम करेगा। थोड़ा समझ तो विज्ञान की होनी ही चाहिए, है ना। इसीलिए जितना भी जीएस का पोर्शन होता है उसमें विज्ञान के प्रश्न बनाए जा रहे हैं, है ना। अभी देखा आपने कि गुणसूत्र पढ़ा है, और गुणसूत्र में क्या है? डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। और ध्यान दीजिएगा, इसी डीएनए में क्या लगे होते हैं? जीन। इसी डीएनए में क्या लगे होते हैं तो क्या बताएंगे? इसी डीएनए में लगे होते हैं जीन, है ना। डीएनए में क्या लगे होते हैं? जीन। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया। और जीन क्या है? आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स इज जीन। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन। जीन का कार्य क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते होंगे कि आप तो बिल्कुल अपने दादा की तरह दिखते हैं, या आप अपनी दादी की तरह दिखती हैं, या आपका चेहरा, फेस अपने आपके पिताजी से मिलता है। वो वास्तव में सब कुछ पहुंचाया गया, आंख उन्हीं की तरह मिल रही है, तो आंखों का जीन वहीं से आया है। जीन का काम ही क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। समझ रहे हैं ना। आपका बेटा होगा या बेटी होगी, उसमें भी आपके लक्षण पहुंचेंगे और वो पहुंचाएगा कौन? जीन। इसीलिए जीन को आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो क्या बताएंगे? जोहानसन ने किया। एक और याद रखिएगा, एक बार पूछा गया है, ये तो पूछा गया है, और यही जो लेखपाल करा रहा एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी, यही यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का भी एग्जाम कराता है। लोअर पीसीएस के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जीन किस क्रम में लगे होते हैं। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा। पूछा गया था कि जीन किस क्रम में लगे होते हैं तो क्या बताएंगे? जीन एक सरल रेखीय क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में?
सरल रेखीय क्रम में, है ना। कहने का मतलब एक लीनियर वे में लगे होते हैं, एक सरल रेखीय क्रम में लगे होते हैं। और एक बार और ये प्रश्न पूछा गया है कि जैसे प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के लिए, मान लीजिए आंखों का लक्षण आपके माता पिता से आप में पहुंचा, तो वो एक हिसाब से एक लक्षण हुआ। तो प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के लिए कितने जीन जिम्मेदार होते हैं, तो क्या बताएंगे? 2। याद रखिएगा, प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के लिए 2 जीन जिम्मेदार होते हैं। अब जीन से रिलेटेड जो प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिया, यहीं से पूछ भी लिया जाएगा, बस आप पढ़ते रहिए। और अगर आप नोट कर सके तो नोट करिए, है ना। आपको अभी तो फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो शेयर करते रहिए। एक भी, अगर मान लीजिए आप कोई शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कोई भी शुल्क आप अदा नहीं कर रहे हैं, तो अपने कम से कम एक दोस्त को तो बताइए, यही शुल्क अदा करिए। तो डीएनए, डीएनए में क्या लगे होते हैं? जीन। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। और जीन आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। जीन एक सरल रेखीय क्रम में लगे होते हैं और प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के लिए 2 जीन जिम्मेदार होते हैं। बाकी जब आप आनुवांशिकता चैप्टर पढ़ेंगे, जेनेटिक्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि आनुवांशिकता के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहान मेंडल हैं। फिर उसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जीन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एक बार एक प्रश्न और पूछा गया है, एक शब्द था जंपिंग जीन। क्या था? जंपिंग जीन। जीन की बात आ गई है, पूछा गया है, तो मैं बताए दे रहा हूं। एक शब्द है जंपिंग जीन, है ना। कौन सा शब्द है? जंपिंग जीन। और जंपिंग जीन की खोज किया था बारबरा मैक्लिंटॉफ ने। किसने किया? बारबरा मैक्लिंटॉफ ने। किसने किया था? बारबरा मैक्लिंटॉफ ने, याद रखिएगा। और किया किसमें था, तो क्या बताएंगे? मक्के में, मतलब मेज में, जुंधरी जानते होंगे आप लोग, है ना। जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैक्लिंटॉफ ने मक्के में किया था। किसमें किया था? मक्के में किया था, याद रखिएगा दोस्तों। अब जंपिंग जीन का मतलब होता है गैप कर जाना, है ना, जंप कर जाना, वही क्या होता है? जंपिंग जीन। अब देखिए, कोशिका में मैंने आपको कोशिका की परिभाषा, है ना, कोशिका कितने प्रकार की होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, और साथ में कोशिका के भाग में कोशिका भित्ति, है ना, फिर जीवद्रव्य, और जीवद्रव्य में 80% पानी, फिर 20% भाग में कोशिका के अंग। ये सब कुछ मैंने बताया। कोशिका के अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, है ना, रिक्तिका, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। लेकिन एक अभी बचा हुआ है, हरित लवक। हरित लवक मैंने जानबूझ करके छोड़ रखा था, क्योंकि उसके माध्यम से मैं पूरा आपको लवक पढ़ाऊंगा, प्लास्टिड्स पढ़ाऊंगा अलग से। उसमें फिर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट सब बताऊंगा। और साथ में उसी में मैं आपको फोटोसिंथेसिस भी बताऊंगा। वो एक अच्छा टॉपिक है ना। इसी के जस्ट बाद उसको करवा दूंगा, है ना। ये सेल चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, और हमेशा आपके लिए हो जाएगा। विभिन्न परीक्षाओं में, परीक्षा कोई भी दें, आपको यहां से प्रश्न मिलेगा। इवन पीसीएस तक आपका ये नोट्स काम आएगा। आईएएस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पीसीएस तक काम आएगा। लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सीटेट, टेट जो भी दे रहे हैं, सब में ये काम आएगा। कुछ अलग कहीं से पूछा नहीं जाएगा। होमगार्ड वाले फैक्ट फैक्ट जितना मैं बताता गया हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने, राइबोसोम की खोज पैलाडे ने, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने, इस तरह से रट लें। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने, है ना। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन। इस तरह से याद कर ले। अब ध्यान दीजिएगा भैया, 1 2 4 6 फैक्ट और हैं जिनको आप सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, फिर आज की क्लास आपकी क्या हो जाएगी? इंड हो जाएगी। जैसे पहला क्या है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। इसे आप कहते हैं अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच एग।
ऑस्ट्रिच एक संसार की सबसे बड़ी कोशिका है और संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये कोशिका जो है सबसे छोटी है, जीवाणु में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। और ये क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। ये क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी है। ऐसे ही आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका, आपके बॉडी की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। ये क्या है? ह्यूमन बॉडी की या मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो क्या बताएंगे? न्यूरॉन। और ये कोशिका है जिसमें रीजनरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रीजनरेशन नहीं होता है, मतलब पुनरुद्भवन नहीं होता है। क्या नहीं होता? पुनरुद्भवन नहीं होता या पुनर्निर्माण नहीं होता है। कहने का मतलब अगर न्यूरॉन कोशिकाएं एक बार नष्ट हो गई तो फिर दोबारा बनना नहीं है। और न्यूरॉन कोशिकाओं की सबसे ज्यादा संख्या कहां पाई जाती है? आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, मतलब ब्रेन में पाई जाती है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि जब भी आप रोड पर निकलें तो बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। कहीं अगर सर में चोट लग गई और न्यूरॉन कोशिकाएं नष्ट हो गई तो फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, है ना? बनना उनना नहीं है। तो न्यूरॉन कोशिकाएं सबसे लंबी हैं मानव शरीर की, इनमें पुनरुद्भवन नहीं होता है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा ब्रेन में पाई जाती है। दूसरी बात याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो क्या बताएंगे? ओवम। कौन सी होती है? ओवम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो क्या बताएंगे? स्पर्म है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है ना? और एक चीज याद रखिएगा कि जैसे न्यूरॉन सेल्स में रीजनरेशन नहीं होता है, लेकिन लीवर सेल्स में मतलब यकृत की सेल्स में या कोशिकाओं में मैक्सिमम रीजनरेशन होता है, सबसे अधिक पुनरुद्भवन पाया जाता है ना? मैक्सिमम सबसे अधिक रीजनरेशन पाया जाता है। रीजनरेशन सबसे अधिक किसमें होता है? पुनरुद्भवन सबसे अधिक यकृत की कोशिकाओं में। यानी अगर आपका आधा लीवर भी खराब हो जाए फिर से भी क्या हो सकता है? लीवर रिकवर हो सकता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि आधा लीवर डोनेट कर देते हैं। आपने सुना होगा कि आधा लीवर डोनेट कर दिए, दोनों का काम चलता रहेगा। यकृत की कोशिकाओं में रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक होती है। क्लियर है ना? आप आज ये आपका कोशिका वाला चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास में मैं लवक प्लास्टिड्स अलग से पढ़ा दूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके माध्यम से मैं फोटोसिंथेसिस, साथ में और भी तमाम चीजें जैसे हल्दी का पीला रंग, है ना, या गाजर का लाल रंग, सेब का लाल रंग, ये सब किसके कारण होता है? बहुत सारी चीजें उसके माध्यम से आपकी कवर हो जाएंगी और एक प्रश्न दो प्रश्न वहां से बनता भी है। इसीलिए लवक चैप्टर प्लास्टिक अलग से मैं पढ़ाऊंगा, उसी में फोटोसिंथेसिस करवा दूंगा। बाकी ये सेल चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसका रिवीजन करते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए और नोट करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, है ना? आज मैं अपनी क्लास यहीं पर एंड करता हूं, है ना? धन्यवाद, नमस्कार।